हेलो एवरीवन। हाँ, लास्ट लेक्चर में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था वीडियो में, इसलिए बीच में ही बंद हो गया था। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे एसओपी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि दो प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट है। अगर आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसमें रह रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। एक में रह रहे हैं, एक खाली है तो भी एग्जेम्प्ट है। पहले ऐसा था कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट थी। तो आपके पास दो फ्लैट है, एक में आप खुद रह रहे हो, एक को आपने ऐसे वैकेंट रखा हुआ है, तो वो टैक्सेबल हो जाता था, डीम्ड एलओपी हो जाता था। तो अब एक की जगह पे उन्होंने दो हाउस प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास अगर दो हाउस प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लेट आउट नहीं किया हुआ, इन शॉर्ट लेट आउट नहीं किया है और आपके पास ही रखा हुआ है, तो वो दो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगी। एंड अगर अगर दो से ज़्यादा है तो क्या, दो से ज़्यादा है तो बहुत ही सिंपल है। आपको मालूम है कि दो हाउस प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्ट होगी, जो यहाँ पे ही बता दिया है, बराबर। एंड जो मोर देन टू होगा, मतलब सपोज आपके पास थ्री हाउस प्रॉपर्टीज है, बहुत पैसा है भैया आपका, तीन है, चार फ्लैट है, तो दो हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा, सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ, तीन हाउस प्रॉपर्टी, तीन फ्लैट है, तो दो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और तीसरा भी आपने लेट आउट नहीं किया हुआ है। जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो आपके पास तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो आपने किसी दूसरे को लेट आउट नहीं किया है, तो तीन में से दो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगी और एक जो बच गई उसको डीम्ड एलओपी हम लोग ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, डीम्ड एलओपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मोर देन टू होगा, जितनी प्रॉपर्टी है, तो हो जाएगी डीम्ड एलओपी, डी एलओपी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। सो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी जैसे ही हुआ, इसका मतलब ये क्या है, टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले एक हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट थी, अब एक की जगह पे उन्होंने दो हाउस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो दो हाउस प्रॉपर्टी तक एग्जेम्प्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सेल्फ ऑक्यूपाइड दो से ज़्यादा है तो वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि जैसे कि उसको लेट आउट ही किया हुआ है, बट एक्चुअल में आपने लेट आउट किया हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीम्ड लेट आउट। तो ये टैक्सेबल है, और लेट आउट किया हुआ है एक्चुअल में तो है ही टैक्सेबल, पहले ही बता चुका हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए है, अगर बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। तो ये टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और कौन सी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्ट है, वो आपको ये चार्ट से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके पहले आप ये चार्ट कंप्लीट कर लो। नाउ थर्ड पार्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्स बनाना पड़ेगा। सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, कौन सा नहीं है, ये लास्ट डायग्राम में बता दिया था मैंने। तो टैक्सेबल तो जो भी एलओपी प्रॉपर्टीज है, कोई भी पर्पज के लिए आपने रेट आउट किया वो टैक्सेबल है। एसओपी कब टैक्सेबल होती है, एसओपी टैक्सेबल होगा जब आपके पास दो से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब वो टैक्सेबल कितना होगा, तो वो फाइंड करने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले फाइंड करना है म्युनिसिपल वैल्यू, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है। देन कंपेयर विद द फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो जो आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, हायर। इसको आपको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट से, विच एवर इज लोअर, सॉरी एक्सपेक्टेड नहीं, स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। तो उसको लोअर मत लिखना, वो जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एंड देन
इट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है। म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर वो यहाँ पे आएगा। फिर उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर वो आंसर यहाँ पे आएगा, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब ये सब जो है ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। फिर स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में दिया होगा, विच एवर इज लोअर, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट भी क्वेश्चन में दिया होता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की जरूरत होती है यहाँ पे, तो उससे उसको कंपेयर करके फिर आपको मिलेगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके बाद आएगा माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। प्रॉपर्टी के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है म्युनिसिपैलिटी को, तो वो माइनस करना है। हाँ, अभी कितना माइनस करना है, कैसे माइनस करना है वो आगे समझेगा आपको। फिर आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो हर चैप्टर में इंटरनल डिडक्शन भी होता है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे दो डिडक्शन है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये वाला डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन तभी आएगा जब आपने हाउस प्रॉपर्टी लोन पे लिया है। अब इसका डिडक्शन कितना मिलेगा, क्या कंडीशंस है, वो आपको अभी आगे समझेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड मतलब होता है फिक्स्ड, तो कुछ भी हो जाए ये 30% डिडक्शन आपको हमेशा मिलेगा, ऑलवेज। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, खाली ये वाला कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आपको लर्न करना है। तो ये दोनों डिडक्शन माइनस होने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहाँ तक ही बता रहा हूँ, मुझे मालूम है नोट्स में इसके आगे भी दिया हुआ है रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, वो दोनों भी यहाँ पे ऐड होते हैं। और उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ये ईयर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट नोट्स में आपको सब बना के दिया हुआ है, तो नोट्स में भी आपको बता देता हूँ। खाली एरो नहीं मारा है तो एरो से मार देना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड विच एवर इज हायर, हाई का एरो। इसका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है हायर के आगे। फिर इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, उसका जो आंसर आएगा उसको आपको लिखना है एक्सपेक्टेड रेंट के आगे। फिर कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर वो आपको देगा जी। तो ये स्टेटमेंट है जो आपको याद करना ही करना है। अब ये स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्टेटमेंट का लॉजिक क्या है और क्या आपको इसमें समझना है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू नाम से समझ में आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। और ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको कुछ करने की जरूरत, खाली मीनिंग समझा रहा हूँ। तो म्युनिसिपल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी। ये सब नोट में भी दिया हुआ है, आप रीड भी कर सकते हैं बाद में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले फटाफट। देन व्हाट इज फेयर रेंट, एफ आर मतलब फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब सेम लोकेलिटी में सेम टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, उस वो रेंट आपके हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो जाएगा फेयर रेंट। अभी एग्जांपल के जैसे समझाता हूँ। जैसे सपोज अभी ये एरिया में मेरी बिल्डिंग है और यहाँ पे अगर 1 BHK का रेंट 15,000 है, ठीक है, बट समहाउ आई एम वेरी लकी और मुझे 17,000 मिल रहा है। या हो सकता है कि मैंने किसी रिलेटिव को दिया हो और मुझे खाली 10,000 मिल रहा हो, बराबर, सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो सपोज मैं सेकेंड सिचुएशन लेता हूँ, मैंने किसी रिलेटिव को मेरा फ्लैट रेंट पे दिया है 1 BHK, और रिलेटिव करके मैं उससे खाली 10,000 ले रहा हूँ। बट मेरी ही बिल्डिंग में सेम एरिया का फ्लैट 1 BHK मार्केट रेट पे नॉर्मली लोग 15,000 में देते हैं रेंट पे, ठीक है। तो एरिया वही है, बिल्डिंग भी वही है, और जो फ्लैट का एरिया वो भी सेम है। तो सामने वाला जो है वो 15,000 रेंट ले रहा है और मेरा रिलेटिव है करके मैं खाली 10,000 ले रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो मैं एक्चुअल में तो 10,000 रिसीव कर रहा हूँ, बट मेरे लिए फेयर रेंट क्या है, 15,000, जो कि मार्केट में लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं फेयर रेंट। सेम लोकेलिटी में सेम टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी
का जो रेंट होता है वो आपके लिए हो जाएगा फेयर रेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये भी दिया है, सिर्फ कंपेयर करना है, अगर नहीं दिया है तो डैश मार देना। फेयर रेंट विच एवर इज हाई यहाँ पे लिखना है, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट होता है रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर हर एक एरिया का रेंट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वो जो रेंट होगा आपके एरिया के हिसाब से वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगेन ये भी क्वेश्चन में दिया होता है। तो फिर दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, उसको आपको लिखना है एक्सपेक्टेड रेंट के आगे, मतलब इतना रेंट तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये सब कंपैरिजन करने के बाद, पर अब ये इतना मिलना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट, पर मिला कितना उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल मतलब मेरी जेब में कितना रेंट आया, दैट इज एक्चुअल रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हाई वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। ठीक है, बेसिकली उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल गया, फिर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खर्चे भी होते हैं, तो यहाँ से आपके खर्चे का पॉइंट आ जाता है कि कौन कौन से खर्चे और एक्सपेंसेस के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। सो आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर म्यूनसिपल टैक्स कोई पे किया है तो वो आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना म्यूनसिपल टैक्स वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका अलग से भी नोट्स है, सारे टर्म्स कंडीशंस, तो वो मैं आपको अभी सेपरेटली बताऊंगा। तो म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो वो माइनस कर सकते हैं। बाद में जब भी आप अगर हाउस प्रॉपर्टी लोगे तो खर्चे तो होते ही हैं, उसको पेंट कराने का, रिपेयर कराने का, कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया तो उसका रिपेयर का खर्चा, तो वो सारे के सारे खर्चों के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक फिक्स डिडक्शन दे दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो आपने अगर एक्चुअल में कुछ रिपेयर कराया है, एक्चुअल में आपका पेंटिंग का खर्चा कितना है, कुछ भी वो सब कुछ मैटर नहीं करता है, तो ये गवर्नमेंट ने उसी सारे मतलब प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस और रिपेयर से रिलेटेड आपको फिक्स 30% डिडक्शन दे दिया है। तो एक्चुअल में आपने कितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया, रिपेयर पे खर्चा किया, पेंट पे खर्चा किया, वो सब चीज़ें इग्नोर करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30% आपको हमेशा गेन करना है। अब कोई कंजूस होगा, उसने 5 साल में कभी कोई खर्चा ही नहीं किया है, तो भी वो 30% हमेशा माइनस कर सकता है। ठीक है, तो आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगने आएगा कि आपने कितना खर्चा किया है, तो 30% आपको हमेशा ही डिडक्शन मिल जाएगा प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड। देन अगर आपने प्रॉपर्टी लोन पे लिया है तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो वो इंटरेस्ट और लोन भी आप माइनस कर सकते हो, फिर जो बचेगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब इसमें दो पूरे चार्ट में, एक तो पहला ये जीएवी, दूसरा म्यूनसिपल टैक्स, और तीसरा है ये इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 3 पॉइंट ही मेनली आपको समझने हैं डिटेल में, क्योंकि ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो जीएवी, देन म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी आप नोट्स में आ जाइए, देखो पहले जीएवी वाले पॉइंट पे है ना, ग्रॉस एनुअल रेंट। ग्रॉस एनुअल रेंट, इट इज एनुअल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिफोर अलाउइंग एनी टाइप ऑफ डिडक्शन। Normally it is considered as the higher value between expected rent and the actual rent. However, when property is not let out for the entire year and remain vacant, then GAV is calculated as under. तो पहले अभी GAV का नोट्स आपको एक वहाँ पे भी बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। सो नॉर्मल सिचुएशन क्या है, नो वैकेंसी। अभी वैकेंसी क्या होती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। वैकेंसी मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी आपने खुद ने ऑक्यूपाई किया है या फिर आपने किसी और को ऑक्यूपाई करने के लिए दिया है, सॉर्ट ऑफ लेट आउट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नो वैकेंसी। या तो आप खुद मतलब कोई ना कोई घर में है, इन शॉर्ट, तो उसको बोलेंगे नो वैकेंसी। पर घर खाली छोड़ दिया है आपने, ना आप खुद रह रहे हो ना किसी और को रहने दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे वैकेंसी। तो नॉर्मल सिचुएशन मतलब वैकेंसी नहीं है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है जीएवी कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, ई आर और ए आर विच एवर इज हायर, ये हो जाएगा आपका जीएवी। ठीक है, तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है। पर अगर वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब आपने खुद भी नहीं रह रहे हो और भाड़े पे भी नहीं रहे, या वैकेंसी कभी क्रिएट हो जाती है कि जैसे आपका पुराना जो टेनेंट था वो छोड़ के चला गया,
सपोज वो लास्ट ईयर के लास्ट डेट पे छोड़ के चला गया, 31 मार्च को गया एग्जैक्टली। जैसे अभी ये 2020 चालू है, तो 2020 31 मार्च 2020 को छोड़ के गया, ठीक है। तो उसके बाद नया टेनेंट ढूंढने में आपको 2-3 महीने लग गए। तो अप्रैल में जून जून तक सपोज 3 महीना आपका घर खाली पड़ा था, फिर जुलाई से नया टेनेंट मिला, कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो 3 महीना आपके घर में कोई नहीं था, आप भी नहीं थे और ना ही कोई टेनेंट आया। तो 3 महीना को हम लोग बोलेंगे वैकेंसी। तो मतलब ये सिचुएशन है नॉर्मली जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है। जब वैकेंसी है तो हम लोग ये फॉर्मूले से जीएवी नहीं निकाल सकते। लॉजिक बताता हूँ मैं, क्योंकि जो ईआर है ना वो हमेशा ही 12 मंथ्स का होता है, हमेशा ही 12 मंथ्स का होता है। क्यों? क्योंकि जो म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, मैंने बोला क्वेश्चन में दिया रहता है, ये सारे के सारे एनुअली होते हैं 12 मंथ्स के। तो मैंने अभी इस एग्जाम्पल में आपको बोला ना कि ये ईयर में आपका आपको टेनेंट की 3 महीने बाद मिला, तो ऑब्वियसली ये पूरे ईयर में आप सिर्फ 9 मंथ्स का रेंट रिसीव करोगे, बराबर। सो बट ईयर तो हमेशा 12 मंथ्स का होता है, तो ईयर 12 मंथ्स का, एक्चुअल रेंट 9 मंथ्स का, तो कैसे कंपैरिजन जमेगा? सही बात है कि नहीं? 12 मंथ्स और 12 मंथ्स होगा तो ही तो हम कंपेयर कर पाएंगे सही सही से। तो इसलिए जब भी वैकेंसी होती है तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो आपको 12 मंथ्स और 12 मंथ्स को पार पे लेके आना है। तो ए आर, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बोला कि ए आर जो है वो 9 मंथ्स का है, ठीक है, और जो ई आर है वो 12 मंथ्स का है। तो इस साइड को भी 12 मंथ्स करने के लिए इसमें मैं वैकेंसी रेंट भी, नोशनल वैकेंसी रेंट ऐड कर दूंगा 3 महीने का, और उसके बाद कंपेयर करूँ, ठीक है। खाली मैं ए आर 9 मंथ्स का और ई आर 12 मंथ्स को कंपेयर करूँगा तो वो फेयर नहीं होगा। तो इस साइड को भी 12 मंथ्स का मुझे बनाना है बाय एडिंग द वैकेंसी रेंट। हालांकि मुझे 3 मंथ्स का रेंट मिला नहीं है, जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब ऐड करने के बाद देखना है अगर ये साइड ज़्यादा है या बराबर है, तो फिर जीवी गवर्नमेंट मान लेगी एक्चुअल रेंट को, ठीक है। जीवी जो होगा वो या तो एक्चुअल रेंट होगा या एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब ये मत बोलना कि सर ये साइड ज़्यादा है तो जेवी तो ए आर प्लस बी आर होना चाहिए, नहीं। वी आर इज ओनली फॉर कंपैरिजन पर्पस, कि दोनों साइड को इक्वल करके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वी आर में ऐड नहीं करूँगा तो ये अनइक्वल हो जाएगा और ये कंपैरिजन फेयर नहीं दिखेगा, ठीक है। सो वी आर इज ओनली फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो अगर इस साइड ज़्यादा, ये साइड ज़्यादा आती है, ए आर वाली साइड ज़्यादा आती है, तो ये भी ए आर हो जाएगा। और अगर ए आर प्लस वी आर ऐड करने के बाद ई आर ज़्यादा आ जाता है, मतलब ये वी आर ऐड करने के बाद भी ई आर ज़्यादा आता है, तो ऑब्वियसली जे भी हम लोग क्या लेंगे, ई आर, ठीक है, सिंपल। तो ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना जब क्वेश्चन में वैकेंसी हुई। तो याद रखना, वैकेंसी हुई तो ये डायग्राम आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो इधर आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हमको फॉर्मेट तो अच्छे से याद हो जाता है, फिर उसी जल्दी जल्दी में ये विच ओवर इज हाई लो करके लिख देते हैं आंसर। बाद में जब एग्जाम से गेट के बाहर निकलते हैं तब क्वेश्चन कंपेयर करते हैं ना, तब याद आता है यार इसमें वैकेंसी दी थी। तो ध्यान देना, शांति से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, छूट जाए पेपर तो छूट जाए, एकदम शांति से। तो ये जीवी कैलकुलेट करने का एक और तरीका है जब वैकेंसी होगी। तो आप ये नोट अपने नोट्स में तो बनाया हुआ ही है, आप चाहिए तो नोटबुक में भी ये पूरा स्टेटमेंट और यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो ये पहला पॉइंट था जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है म्यूनसिपल टैक्स। तो म्यूनसिपल टैक्स में देखो नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, एक क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो द रिडक्शन फॉर दिस टैक्स इज गिवन ऑन द पेड बेसिस। तो पहले यहाँ पे क्या लिख दिया, म्यूनसिपल टैक्स पेड। तो अगर म्यूनसिपल टैक्स आपने भरा नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ पेड बेसिस मतलब जो ईयर में भरोगे उसी ईयर में डिडक्शन मिलेगा। तो अगर इस ईयर का टैक्स मैं इस ईयर में भर रहा हूँ तो उसका रिडक्शन इस ईयर मिल जाएगा। लास्ट ईयर का टैक्स मैंने लास्ट ईयर नहीं भरा था, इस ईयर भरा, तो लास्ट ईयर के टैक्स का रिडक्शन भी मुझे इस ईयर मिल जाएगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड पेड बेसिस। तो पुराने ईयर्स का भी टैक्स कभी आपने नहीं भरा होगा और उसको अगर आप इस साल भर रहे हो तो उसका रिडक्शन आपको मिलेगा। हाँ, इसमें ये भी एक चीज़ है, आप बोलोगे कि पुरानी ईयर्स का टैक्स अगर अभी इस साल भरेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा, बराबर।
पेनल्टी भी लग सकती है। तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी का रिडक्शन अलाउड नहीं है, ओनली म्यूनसिपल टैक्स पोर्शन। तो लास्ट ईयर का टैक्स या 2-3 साल पुराना म्यूनसिपल टैक्स अगर आप इस साल भर रहे हो पेनल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी का रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओनली म्यूनसिपल टैक्स। वेल ठीक है, भले ही वो लास्ट ईयर्स का हो या और 2-3 साल पुराना हो, तो उसको बोलते हैं पेड बेसिस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला वही है, इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर, इट मीन्स टैक्सेस शुड बी बर्डन टू द ओनर। तो ये पहला पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बता दिया कि पेड बेसिस पे होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट याद है कि पे कौन करना चाहिए, तो पे कौन करना चाहिए, ओनर करना चाहिए। हाँ, अब एक और पॉइंट याद आता है कि पे ओनर करना चाहिए, इसका मतलब ये है सिर्फ पेमेंट पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, पे ओनर करना चाहिए, इसका मतलब बर्डन भी ओनर पे आना चाहिए। ठीक है, सो पेमेंट शुड बी मेड बाय द ओनर, सो पेमेंट मीन्स बर्डन शुड बी ऑन द ओनर। जैसे कि सपोज ओनर आउट ऑफ इंडिया है और उसने बोला कि मेरे को तो आने में टाइम लगेगा, और टेनेंट को बोला कि इस ईयर का म्यूनसिपल टैक्स आप भर दो और मैं आते ही आपको रिइंबर्स कर दूंगा म्यूनसिपल टैक्स, बराबर। तो इस ईयर का म्यूनसिपल टैक्स अगर टेनेंट भरता है खुद के अकाउंट से गवर्नमेंट को, म्यूनसिपैलिटी को, तो फिर ये तो किसने भर दिया, टेनेंट ने भरा। आप बोलोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा सर, क्योंकि इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। अब ओनर 1 महीने बाद आया, उसने टेनेंट को रिइंबर्स कर दिया, तो अल्टीमेट बर्डन मतलब अल्टीमेटली म्यूनसिपल टैक्स गया तो ओनर की जेब से। बट आप बोलोगे फिर भी ओनर को डिडक्शन म्यूनसिपल टैक्स का नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को किसने दिया वो टैक्स, टेनेंट ने दिया। ये तो सही नहीं है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि पेड मतलब, पेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंटरप्रिटेशन, बर्डन। So municipal taxes should be paid मतलब burden to the owner। अब इसमें 3 सिचुएशन है। पहला सिंपल वाला, ओनर ने ही अपने जेब से म्यूनसिपल टैक्स म्यूनसिपैलिटी को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि उसने भरा ना। दूसरा सिचुएशन ये है कि जो मैंने आपको बताया कि टेनेंट ने एक्चुअल में पेमेंट म्यूनसिपल टैक्स का टेनेंट ने किया और बाद में ओनर ने आके टेनेंट को रिइंबर्स कर दिया। तो ये सिचुएशन में क्या, तो इस सिचुएशन में भी ओनर को म्यूनसिपल टैक्स का रिडक्शन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट बर्डन ओनर ने बेयर किया है। तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा ये है कि म्यूनसिपल टैक्स पहले तो ओनर ने पे कर दिया गवर्नमेंट को और बाद में टेनेंट से रिकवर कर लिया, तब यहाँ पे अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया, अल्टीमेट बर्डन आया टेनेंट के ऊपर, बराबर। हाँ, दिखाने के लिए तो ओनर ने पे किया गवर्नमेंट को, बट बाद में टेनेंट से ले भी लिया ना। तो इस सिचुएशन में ओनर को डिडक्शन नहीं मिलेगा म्यूनसिपल टैक्स का, बिकॉज पे तो उसने किया बट बर्डन किसके ऊपर आया, टेनेंट के ऊपर आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूनसिपल टैक्स सिर्फ पे होना ज़रूरी नहीं है, पेमेंट के साथ बर्डन भी किसके ऊपर आना चाहिए, ओनर के ऊपर आना चाहिए, बर्डन ओनर के ऊपर आना चाहिए अल्टीमेट, तो ही ओनर म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन यहाँ पे ले सकता है, माइनस कर सकता है। ठीक है, अब याद रखना ये जो पूरा स्टेटमेंट ऑब्वियसली ओनर के लिए बनता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके लिए है, ओनर के लिए। तो कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू आर ओनर पूरे चैप्टर में, भले आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो या नहीं हो। हाँ, तो ये सारे म्यूनसिपल टैक्स के वाले पॉइंट है। इसमें मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कवर कर दिया। पॉइंट 4 में बताता हूँ, म्यूनसिपल टैक्स अलाउड ऑन पेड बेसिस and therefore municipal tax outstanding even of the previous year is not allowed as deduction। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे आपका करंट ईयर है। तो टैक्स में ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है, टैक्स में जहाँ भी प्रीवियस ईयर लिखा है, प्रीवियस ईयर मतलब का करंट ईयर। फिलहाल मैं 1920 की बात कर रहा हूँ, तो ये 1920 के हिसाब से है। और नेक्स्ट ईयर में भी जिनकी एग्जाम है जून में 2020-21, उनके लिए भी सेम ही है। तो याद रखना प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर की बात है, जब लास्ट ईयर लिखा होगा मतलब तब लास्ट। पॉइंट नंबर 5 मतलब करंट ईयर का टैक्स अगर आपने नहीं भरा तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट ये पॉइंट 4 का इंटरप्रिटेशन है। पॉइंट 5, म्यूनसिपल टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर इन रिलेशन टू द अर्लियर ईयर्स इज अलाउड एज डिडक्शन। जो मैं आपको पहले बता दिया कि इस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब इस ईयर में, आपके करंट ईयर में अगर आप पुराने ईयर्स का टैक्स पे करते हो तो आपको उसका रिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये पेड बेसिस पे अलाउड है। पॉइंट नंबर 6, इसको एकदम अच्छे से स्टार मार्क करना। एडवांस म्यूनसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट बट इट इज डिडक्टेड इन द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी हमने कितनी बार बोला कि इट इज़ अलाउड ऑन पेड बेसिस, पेड बेसिस, पेड बेसिस। तो एडवांस टैक्स क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर का टैक्स मैंने इसी साल भर दिया, तो जब भर दिया, पे कर दिया, तो डिडक्शन मिलना चाहिए ना। अब ये तो नॉर्मल रूल है, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा जब वो ड्यू होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। पॉइंट नंबर 6, एडवांस म्यूनसिपल टैक्स आप इस ईयर में भरोगे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो तभी डिडक्शन मिलेगा जब वो ड्यू होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, पॉइंट नंबर 6। देन पॉइंट नंबर 7, म्यूनसिपल टैक्स इज ऑल्सो नोन एज लोकल टैक्स, वाटर टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स एटसेट्रा। तो ये सब अलग अलग नाम याद रखना। पेनल्टी ऑन म्यूनसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये मैंने पहले ही बता दिया था। Then if municipal taxes are given in percentage, then it is to be calculated on municipal value। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस 10%, तो 10% किसका, इतनी सारी वैल्यूज है ना, तो आप बोलो एक्चुअल रेंट का बहुत लोग लगा देते हैं, एक्चुअल रेंट के ऊपर 10% नहीं, म्यूनसिपल टैक्स किसके ऊपर आएगा, म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर आएगा। तो याद रखना, ये म्यूनसिपल टैक्स जो है ये आता है म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, नाम ही है ना, मैच कर देना म्यूनसिपल म्यूनसिपल। तो ये सारे म्यूनसिपल टैक्स वाले पॉइंट है। अब इसके बाद हमें मिल जाएगा एनएवी। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया है, कब मिलता है, हमेशा मिलेगा, क्यों मिलता है वो भी मैंने बता दिया है, कितना मिलेगा, 30% मिलेगा इसका एनएवी का। देन आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड इफ द लोन इज टेकन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो लोन अगर आपने ये पर्पस के लिए लिया है तो ही उसका इंटरेस्ट डिडक्शन में मिलेगा, और वो पर्पस बहुत ही सिंपल है। या आपने हाउस परचेज करने के लिए लोन लिया है, या हाउस आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है, या हाउस आपने रिपेयर या रिनोवेशन करने के लिए लोन लिया है। तीन तो एकदम सिंपल है ना, हाउस वाले ही हैं, परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रिपेयर्स और रिनोवेशन ऑफ हाउस। ये तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए आपने अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। तीनों एकदम सिंपल है, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन। चौथा ध्यान देना, चौथा है रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। तो आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था, परचेज किया और हाउसिंग लोन ले लिया, अभी सपोज ये लास्ट ईयर चालू था, भर नहीं पाए, ठीक है, कोरोना की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, इनकम नहीं मिल रही है, तो ये लोन अगर इस साल नहीं भरूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा घर भी बैंक के पास चला जाएगा। तो ये लोन रीपेमेंट करने के लिए मैंने एक और लोन ले लिया, मैंने पूरा पेमेंट किया है, सपोज 20 ईयर्स का लोन था, मैंने 18 ईयर्स पे किया, खाली 2 ही साल का लोन आउटस्टैंडिंग बचा था, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, फिर भी कोरोना की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई या जॉब चला गया, तो मेरे को अब लोन देने में प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ 2 साल का लोन बचा है, उसकी वजह से मेरा हाउस पे प्रॉब्लम हो गया, हाउस में एकदम मतलब बाहर जाने वाला जैसी बात हो गई। तो बस ये 2 साल का लोन चुकाने के लिए नया लोन मैंने ले लिया। तो जो न्यू लोन मैं लूँगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, तो वो न्यू लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मुझे मिलेगा। सो प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा और ये न्यू लोन का भी डिडक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 पर्पसेस हैं जिसके लिए आपने अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन अलाउड है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर भी हैं, मतलब इंटरेस्ट का डिडक्शन कब कब मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से पर्पस के लिए लोन लेना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब ये है कि जैसे कि म्यूनसिपल टैक्स में था ना कि डिडक्शन तब मिलेगा जब वो पे होगा, तो इंटरेस्ट जो है वो म्यूनसिपल टैक्स का अपोजिट है, ऐसा याद रखना। तो यहाँ पे पेड बेसिस है तो इंटरेस्ट में ड्यू बेसिस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले यही है, इट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, इट मीन्स इंटरेस्ट pertaining to the particular previous year is allowed as deduction in the same previous year whether paid or outstanding। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट पे किया हो या नहीं पे किया हो, डिडक्शन आप हमेशा यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। पॉइंट नंबर 2, पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पीनल मतलब होता है पेनल्टी। तो अगर आप लेट इंटरेस्ट भरोगे तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिलेगा। देन इंटरेस्ट फ्रॉम लोन पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो आउटसाइड इंडिया से अगर आपने लोन लिया है, फॉरेन फॉरेन बैंक से आपने लोन लिया है,
तो लोन लेंगे तो ऑब्वियसली उसको ईएमआई देनी पड़ेगी। ईएमआई में इंटरेस्ट भी होता है ना, मैं खाली इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के ईएमआई देनी पड़ती है। तो एसएससी को इंटरेस्ट तो देना ही है फॉरेन बैंक्स को, बट ये इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जब फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं तो डबल बर्डन हो जाता है, इंटरेस्ट भी देना है फॉरेन बैंक को लोन के ऊपर, और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टीडीएस भी कट करना है जो इंडियन गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है। तो अगर आपने ये टीडीएस नहीं दिया तो आपको यहाँ पे डिडक्शन भी इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो डिडक्शन दे दिया, मतलब ये इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर आपको चाहिए तो टीडीएस इंडियन गवर्नमेंट को देना जरूरी है। देन उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फैमिली और फ्रेंड। तो फैमिली और फ्रेंड से भी अगर आप लोन लेते हो तो उसका भी इंटरेस्ट का रिडक्शन यहाँ पे अलाउड है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में होती है, तो इसका भी रिडक्शन आपको मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट ये है कि रिडक्शन इंटरेस्ट का कितना मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको एक चार्ट में बता देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से रिडक्शन भी मिलता है। सेम बाई टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट याद रखना। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था एलओपी। सो एलओपी के लिए कोई लिमिट नहीं है, वॉट एवर इंटरेस्ट यू पे, कितना भी अमाउंट हो पूरा का पूरा अलाउड है, ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी है तो। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, बिजनेस वाले की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उसमें नॉर्मली आपको अप टू 30,000 तक मिलेगा डिडक्शन इंटरेस्ट का, ठीक है। बट कोई कोई केसेस में वो 2 लाख तक इंक्रीज हो जाता है, अप टू 2 लाख। कोई को केस मतलब बहुत ही सिंपल है, इफ यू हैव टेकन द लोन फॉर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो आपका इंटरेस्ट का रिडक्शन 2 लाख तक हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 30, मतलब इन शॉर्ट रिपेयर्स, रिनोवेशन, रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन वाला सिचुएशन है तो आपको सिर्फ 30,000 तक डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। हाँ, बट अगर आपने 2 लाख तक का लोन डिडक्शन लेना है तो जो लोन है वो किसके लिए होना चाहिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो भी 1499 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब पॉइंट्स क्वेश्चन में लिखे हुए ही हैं,